एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने 2 कर लिए थे। एक तो फर्स्ट हमने किया था कि सॉइल को प्रिपेयर करना, सीक्वेंस में जो इसकी हमारे पास प्रैक्टिसेस थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, सीक्वेंस में हम कर रहे थे। फर्स्ट हमने प्रिपेयर ऑफ सॉइल कर लिया था। सेकंड हमने उसके अंदर क्या बोला था, सिलेक्शन ऑफ सीड्स कर दिया था, शोइंग एंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स। थर्ड अपने पास आता है कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल्स, कि हम कैसे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कैसे डालते हैं। तो इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम नेचुरल मेथड से डालें, और दूसरा हम क्या करें, आर्टिफिशियल मेथड से हम इसका यूज़ करके डालें। तो नेचुरल मेथड्स हमारे पास होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास फैलोइंग आता है। फैलोइंग का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड, यानी कि जो ज़मीन है उसको हम कल्टीवेट ना करें, जोते ही ना, उसको हम खाली छोड़ दें। तो देखा होगा कि एक फसल कटने के बाद किसान अपने खेत को 1 या 2 महीने के लिए खाली छोड़ देता है। उसका ये रीज़न होता है कि जब हम फसल को उगाते हैं तो जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो सारे वो फसल ले चुकी होती है। तो सॉइल अपने आप को दोबारा से रिकवर करेगी, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को बनाएगी, ठीक है, उसके अंदर आएंगे। तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए। अगर हम एक फसल के बाद दूसरी फसल बो दें, फिर तीसरी फसल बो दें, तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम होती चली जाती है और हमें फसल कम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो क्रॉप होगी उसका प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फैलोइंग। लैंड इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और मोर सीजन, यानी कि 1 या 2 सीज़न के लिए हम क्या करें, अपने खेत को अनकल्टिवेट छोड़ दें, यानी कि बिना उसके अंदर फसल उगाए ही उसको छोड़ दें। तो हमारे पास क्या आता है कि देन द फैलो लैंड रिगेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो उस केस में क्या होता है कि जो अनकल्टिवेट खेत था उसके अंदर पशुओं के मरने से प्लांट्स वगैरह जैसे हो गई, घास फूस हो गई, तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग जल जाती है। या फिर जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनके पनपने से मिट्टी उपजाऊ, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो फिर से उसके अंदर आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से रीगेन लेना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैलोइंग। ये नेचुरल प्रोसेस से होता है। सेकंड अपने पास आता है इसमें क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या करें हम, कि हम क्या करें, एक खेत में एक ही तरह की फसल हर बार ना लें, कि जैसे मैंने बाजरा बोया, काट के उसके अंदर दोबारा बाजरा बो दिया, फिर काट के दोबारा बाजरा बो दिया, तो ऐसा ना हो। हम क्या करते हैं, जैसे हमने भी देखा होगा अपनी खेती में, जैसे हम सर्दियों में गेहूँ और सरसों की खेती करते हैं, फिर हम कटाई करने के बाद 1 महीने के लिए अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम बाजरा बोते हैं, फिर कॉटन की खेती करते हैं, कपास की, फिर खाली छोड़ देते हैं, फिर उसके अंदर ज्वार वगैरह भी बोई जाती है, या फिर दोबारा सीज़न आ जाता है फिर अलग खेती बो देते हैं। तो यानी कि एक खेत में से हम एक ही तरह की ना लेके फसल, अलग अलग तरह की फसल अगर उसके अंदर बोते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बन जाते हैं, यानी कि उसके रिकवर हो जाती है सॉइल के अंदर। तो क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड, यानी कि एक ही फील्ड में अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक हम अलग अलग फसलों को उगाएं, तो उससे हमारी जो फील्ड होगी, यानी कि खेत होगा, उसकी जो न्यूट्रिएंट पावर है वो कम नहीं होगी। तीसरा हमारे पास आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या कहता है कि अगर एक ही खेत के अंदर हम 2 तरह की फसल ले लें, ठीक है, जैसे कि कॉटन के अंदर मैं ग्राउंड नट बो दूँ, कपास के साथ साथ अगर मैं मूंगफली की भी खेती कर रही हूँ, तो मूंगफली की जो जड़ें होती हैं उसके अंदर क्या होता है, गांठें होती हैं, उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसको मिट्टी के अंदर बढ़ा देते हैं। और नाइट्रोजन क्या होता है, किसी भी बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो प्लांट्स हो, उनकी बॉडी के रिकवर करने के लिए, इनकी उसकी ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक खेत में 2 अलग अलग तरह की अगर कर दें खेती, एक साथ मिक्स्ड करके उसको बो दें, तो उससे जो फसल है उसको नुकसान भी नहीं होगा और जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी। तीसरा, सेकंड हम लेते हैं, तो हमने नेचुरल मेथड किया था, दूसरा हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल जो मेथड है वो 2 तरह से होता है, एक तो होता है मैन्योर से और एक होता है फर्टिलाइजर से, यानी कि मिट्टी खुद अपने आप को रिकवर ना करे करके मनुष्य जब उसके ऊपर बाहर से कुछ उसके अंदर डालता है उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट पावर जो उसकी उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मैन्योर। मैन्योर के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि हम मैन्योर या फर्टिलाइजिंग को जब खेतों के अंदर यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैन्योर पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। मैन्योर क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में
न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, और ये किसके थ्रू बना होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्टेज बाय माइक्रोब्स। ठीक है, कि देखा होगा कि जो पशुओं की पालते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह पालते हैं, तो उनके जो वेस्टेज होते हैं उनको वो एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने किसी पौधे की छटाई की, उसको भी उसके अंदर इकट्ठा कर दिया, यानी कि फिर उसमें क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उस वेस्ट को क्या कर देते हैं? खाद में बदल देते हैं, उसके अंदर ह्यूमस को इंक्रीज़ कर देते हैं, और उसको हम खेतों में अप्लाई कर देते हैं उस मैन्योर को, और वो हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट पावर उसकी बढ़ा देता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट, यानी कि घर के अंदर जिस प्रोसेस से हम कंपोस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो जो कंपोस्टिंग है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं और मैन्योर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इसमें फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के थ्रू बने होते हैं, और उसको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम मिला हुआ होता है। फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेजेस होती है, वो क्या होती है कि ये केमिकल्स के थ्रू बनते हैं। अगर केमिकल्स के थ्रू बनेंगे और इसको हम प्लांट्स के अंदर डाल देंगे, तो हमारी जो प्लांट्स हैं वो उसके अंदर जो बीज निकलेगा, यानी कि जो हमें फसल मिलेगी, उसके अंदर भी केमिकल्स मिले हुए होंगे, और वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। दूसरा, जब हम प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं, तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे पानी को क्रॉप्स ही एब्जॉर्ब कर रही है। कई बार क्या होता है कि जो प्लांट्स में हम खेतों में पानी देते हैं, वो मिट्टी उसको सोख लेती है और उसको ग्राउंड वाटर तक लेके चली जाती है। फिर वो जो केमिकल से बना हुआ पानी है, खेतों के अंदर जो फर्टिलाइजर्स यूज़ की थी उसमें जो हमने पानी दिया था, तो फर्टिलाइजर्स का जो केमिकल था वो उस वाटर में डिज़ोल्व हो गया, वो ग्राउंड वाटर तक चला जाता है। फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको भी वो क्या बना देता है? केमिकल वाला बना देता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेज है। तो हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर आती है। ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर से। क्यों होता है? इसके बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। एनहेंसिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये क्या करता है कि मिट्टी के अंदर जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि ज़्यादा समय तक पानी मिट्टी में खड़ा रहेगा, जिससे कि प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे पानी को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा, मेक्स द सॉइल पोरस, क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर पोरस बना देते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर स्पेस बना देती है, जिससे जो एयर होती है, गैसेज होती है, वो ईजिली उसके अंदर एक्सचेंज होती रहती है। ये क्या करती है? सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, मैन्योर को डालने से माइक्रोब्स पनपते हैं, जो क्या करते हैं? मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। फिर है इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, मिट्टी के जो टेक्सचर है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ह्यूमस को ऐड कर देती है, और वाटर पॉल्यूशन को कम कर देती है, क्योंकि ये केमिकल से मिलकर नहीं बना होता। फोर्थ हमारे पास आता है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन का मतलब, हमने मिट्टी प्रिपेयर की, फिर उसके अंदर हमने बीज बोया, बीज बो के हमने उसके अंदर खाद या फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया, फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे? इरिगेशन, यानी कि पानी देंगे। तो पानी का प्लांट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारी बॉडी के लिए होता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी होता है। तो इसमें आता है कि फर्स्ट हम देखते हैं क्या है इसका। वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के फ्लावर, फ्रूट और सीड्स के लिए जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसको ग्रोथ करवाता है। दूसरा, कि वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय रूट्स, जो होती हैं पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वाटर के अंदर मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स भी घुल जाते हैं। घुलने के बाद जब पानी को प्लांट्स की जो रूट्स है एब्जॉर्ब करेंगी, तो उस पानी के साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। थर्ड है, वाटर इज़ असेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीज के जर्मिनेट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपने पास है कि इरिगेशन की डेफिनेशन आती है कि सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स, यानी कि फसल को जब हम पानी देते हैं अलग अलग इंटरवल पर, यानी कि सारे दिन हमने पानी देना ही है, देना ही नहीं, अलग अलग इंटरवल पर जब हम पानी देते हैं, मतलब रेन को छोड़ के जब हम खुद देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन प्रोसेस बोलते हैं। इरिगेशन के दो मेथड आते हैं अपने पास, एक तो आता है ड्रिप सिस्टम और दूसरा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम तो आपने देखा होगा, फव्वारे वाला, खेतों में फव्वारे चला देते हैं, उससे प्लांट्स को क्या मिलता है? पानी मिलता है। दूसरा हमारे पास आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के क्या होता है कि जो मान लिया ये खेत है हमारा, इस खेत में हम अलग अलग जगह पे, पॉइंट्स पे, डिस्टेंस के ऊपर हमने फसल बो दी, यानी कि हमारे यहाँ पे क्रॉप्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? इसके जड़ों के पास पास एक पाइप बिछा दी जाती है, और इस पाइप
को पानी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इस पाइप में वहाँ पे होल होते हैं जहाँ पे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उसके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं और उस होल्स में से पानी है वो प्लांट्स की रूट्स में धीरे 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 ड्रॉप वाइज जाता रहता है। तो इससे प्लांट्स क्या करते हैं, पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और पानी वेस्ट भी नहीं होता, यानी कि ग्राउंड में नहीं जाके मिलता। जो प्रॉपर पानी, पूरा पानी हम उनको दे रहे हैं प्लांट्स को, सारा का सारा पानी प्लांट क्या करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं।